तो एक ग्रामीण साहूकार या स्वदेशी बैंकर कहें अपन, जो गांव में काम करते हैं, तो उनके द्वारा ब्याज की ऊंची दर वसूल की जाती है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है उचित प्रतिभूति का अभाव। तो जो साहूकार होते हैं, ग्रामीण साहूकार, वो कैसे लोगों को उधार देते हैं? छोटा किसान हो गया, छोटा हथकरघा बुनकर हो गया, तो गांव के जो लोग होते हैं उनको वो उधार देते हैं। उनके पास जो गांव के लोग जो आते हैं उधार लेने के लिए, तो वो साथ में कोई प्रतिभूति के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। बहुत गरीब परिवारों के लोग होते हैं, उनको उधार देते हैं। तो गरीब लोगों के पास ना तो कोई कागजात होते हैं ज़मीन मकान के, या हो सकता है उनके पास में ना कोई धन दौलत या गहने होते हैं तो जिनको जमानत पे रख सकें। तो बिना जमानत के इनको जो है पैसा उधार दिया जाता है। तो ग्रामीण साहूकार ज़्यादातर बिना किसी प्रतिभूति या जमानत के ऋण देते हैं, लेकिन बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान जो होते हैं वो पर्याप्त प्रतिभूति के बिना ऋण नहीं देते हैं, और वे भी गारंटी के लिए दबाव बनाते हैं। तो बैंक जो होगा, वित्तीय संस्थान होगा, वो पैसा उनको दे नहीं पाता बिना प्रतिभूति या बिना जमानत के। और ऐसे में वो लोग किसके पास जाते हैं? साहूकार के पास, और साहूकार भी बिना जमानत के उनको पैसा देता है, तो ऊंची ब्याज दर लेता है। दूसरा है अनुत्पादक ऋण। जो ग्रामीण जो होते हैं वो सामाजिक कार्यों के लिए, विवाह है, शादी ब्याह है, या फिर मृत्यु भोज है, और कोई कार्यक्रम ऐसा है जिसके लिए वो पैसा उधार लेते हैं, तो जिससे कोई उत्पादन वहाँ पे होता नहीं है, आय बढ़ने की संभावना होती नहीं है, जो पैसा लिया है वो भी खर्च हो जाएगा। तो ऐसे में वो पैसा वापस चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसके ऊपर जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। तो वो विवाह प्रयोजनों के लिए, त्योहारों के लिए, सामाजिक समारोह करने के लिए ऋण लेते हैं, और ग्रामीण जो है अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण की मांग करते हैं। और बैंक और सरकारी संस्थान कभी भी ऐसे उद्देश्य के लिए पैसा उधार देने की अनुमति नहीं देता है जिसमें कोई उत्पादन उपयोग नहीं हो रहा हो। लेकिन ग्रामीण साहूकार जो है ऐसे कार्यों के लिए भी बिना हिचकिचाहट के ब्याज ऋण दे देते हैं, लेकिन ब्याज की दर ऊंची रखते हैं ताकि वो पैसा उनको नहीं मिले तो भी ब्याज में वो पैसा निकाल लेते हैं। तीसरा है प्रबंधन, ऋणों की वसूली और खातों के रखने का खर्च। यानी कि जो साहूकार होते हैं वो अपने लेवल पे ही रखते हैं सारी चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ग्रामीण साहूकारों को खाता रखने में, यानी बही खाते रखते हैं वो, ऋणों की वसूली पर भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। जिसने पैसा उधार लिया है वो लेने तो उसके घर तक आया था, लेकिन जब तो ऋणों की वसूली पर उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। जो पैसा उधार लेने व्यक्ति आया था तो वो उसके घर से लेके गया साहूकार के, लेकिन जब वापस लेना पड़ता है तो वो आदमी घर पे देने नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देने नहीं आएंगे, तो उस केस में साहूकार को खुद खर्चा करके उसके घर पर जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। इसमें उसको बहुत खर्चा वहन करना पड़ेगा। वे मुद्रा वापस करने के लिए लोन लेने वाले को बार बार तकाजा करने जाते हैं। यही कारण है कि वो उच्च ब्याज दर वसूल करते हैं। जो खर्चा उनको वापस पैसा निकलवाने में होने वाला है, उस पैसे का खर्चा भी उसमें जोड़ते हैं, और वो अधिक ब्याज की दर साहूकार वसूल करता है। नेक्स्ट है वे अधिक जोखिम उठाते हैं। तो ग्रामीण साहूकार को ऋण देने में बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वे हमेशा डूबत खातों का या डूबत ऋणों का खतरा बना रहता है। या ग्रामीण ज़्यादातर छोटी किस्तों में पैसा लौटाते हैं। कभी कभी ऋण लेने वाले गांव छोड़ देते हैं, चुपचाप किसी दूसरी और जगह पर रहने लग जाते हैं। तो इस तरह का जोखिम उन्हें अक्सर वहन करना पड़ता है। तो ग्रामीण जो लोग हैं, साहूकार हैं, उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जो पैसा लेके गया है वो वापस लौटाए ही नहीं, वो गायब हो जाएगा, या फिर बहुत धीरे धीरे पैसा लौटाएगा, बहुत लंबे समय में वापस लौटाएगा। तो इस स्थिति में उसको जोखिम ज़्यादा रहता है, तो वो ब्याज की दर भी ज़्यादा रखता है। साहूकारों को असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। तो कोई भी ऋण के भुगतान के लिए उन्हें ग्रामीणों से नियमित रूप से मिलना होता है। उन्हें ग्रामीणों को मनाना पड़ता है, उनका पीछा करना पड़ता है। कभी कभी जब वे जाते हैं तो वे निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण गाँव में नहीं मिलते हैं और वो कहीं और चले गए होते हैं। तो इन असुविधाओं के लिए भी वो ब्याज की ऊंची दर वसूल करते हैं। यानी कि जो आदमी जो पैसा लेके गया है उसको ढूंढते फिर रहा है, वो मिल नहीं रहा है। ऐसे में उनसे पैसा वापस निकालना बहुत मुश्किल या टफ काम होता है। इसके बदले में उसको जो परेशानियाँ उठानी पड़ती है, जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उसकी वजह से भी उनको ऊंची ब्याज दर वो लेते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं की कमी। तो अगर वित्तीय संस्थाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बैंक और अलग अलग लोन देने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब चीज़ें बहुत कम होती थी पहले। आजकल तो बहुत धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। लेकिन फिर भी जो इंटीरियर के गांव है, जो बहुत बड़े कस्बों से दूर हैं, तो वहाँ पे आज भी बैंक भारत में नहीं है। अलग अलग राज्यों में देख लें आप, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधाएं अब नहीं हैं, और वहाँ लोन जो मिलना है, जो सस्ती दरों पर लोन मिलना है, वो भी नहीं मिलता है। तो बैंकों की कमी है। प्लस बैंक जो है बिना सिक्योरिटी के, जमानत के पैसा उधार देते नहीं है, अनुत्पादक व्यय के लिए उधार नहीं देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को है मजबूरन साहूकार के पास से पैसा उधार लेना पड़ता है, और साहूकार जो है ज़्यादा ब्याज लेता है।
और इसलिए साहूकार की एकाधिकारिता की वजह से, मोनोपोली की वजह से वो ज़्यादा ब्याज लगा पाता है। साहूकार ऐसे लोगों को भी ऋण दे देते हैं जिनके पास बाज़ार में कम साख या कम ख्याति होती है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो बाज़ार से उधार ले नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा उनका जो क्रेडिट है, उनकी साख है वो अच्छी नहीं है, वो जिनसे पैसा उधार लेते हैं वापस नहीं लौटाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी साहूकार उधार दे देता है, लेकिन ब्याज की दर ऊंची रखता है और ऐसे लोगों से पैसा डूबने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये भी एक कारण है कि वो ज़्यादा ब्याज की दर रखता है। इसके अलावा साहूकार ग्रामीणों का शोषण करते हैं, क्योंकि ग्रामीण अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, गरीब होते हैं और उन्हें बाजार या समाज का अधिक ज्ञान नहीं होता है। इस कारण से भी साहूकार ब्याज की ऊंची दर वसूल करते हैं। तो ये लास्ट कारण हो गया कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अनपढ़ नासमझ होते हैं और उनको हिसाब किताब का उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता है। इस वजह से भी उनसे ऊंची ब्याज की दर वसूल करने में वो सफल हो जाते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि ग्रामीण साहूकार उच्च जोखिम उठाते हैं, बहुत सारी असुविधाओं का सामना करते हैं, बहुत सारे खर्चों को भी उनको पूरा करना होता है और दिए गए ऋणों की वसूली में डूबत ऋणों का जो अंश है, वो हिस्सा है, वो भी बहुत होता है। इस वजह से वो लोग गाँव में ज़्यादा ब्याज दर वसूल करते हैं। अब आते हैं आज अपने मूल टॉपिक पर, जो है ब्याज के सिद्धांत। और उसमें अपने पहला सिद्धांत है ब्याज का क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज का शास्त्रीय सिद्धांत। रिकार्डो, जे एस मिल, मार्शल पिगू जैसे अर्थशास्त्रियों ने ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत को विकसित किया था। तो शास्त्रीय सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? रिकार्डो को, जे एस मिल, मार्शल और पिगू को। और इसे ब्याज का पूंजी सिद्धांत या ब्याज का बचत निवेश सिद्धांत या ब्याज का वास्तविक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये एक ही नाम है, ब्याज का शास्त्रीय सिद्धांत कहें, चाहे इसे ब्याज का पूंजी सिद्धांत कहें, चाहे इसे ब्याज का बचत निवेश सिद्धांत कहें या ब्याज का वास्तविक सिद्धांत कहें, ये एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज एक वास्तविक घटना है, यानी कि ब्याज को ये क्या मानते हैं? वास्तविक घटना मानते हैं, ना कि मौद्रिक घटना। तो वास्तविक घटना इसलिए कि क्योंकि ये वास्तविक कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज की दर केवल और केवल वास्तविक कारकों अर्थात पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत पूंजी की आपूर्ति और पूंजी की मांग के द्वारा निर्धारित की जाती है। पूंजी की आपूर्ति को बचत यानी कि बचत से या समय वरीयता के द्वारा निर्धारित या नियंत्रित किया जाता है और पूंजी की मांग को पूंजी की उत्पादकता से निर्धारित या नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो है ब्याज की दर है वो वास्तविक कारकों यानी कि बचत की दर और निवेश की दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज के जो शास्त्रीय सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत है, उसकी मान्यताएं क्या क्या हैं ये देख लेते हैं अपन। कारक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और कारक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है, साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है ये नीचे दिया हुआ है। ए पॉइंट में आप देख रहे हैं, पूंजी बाजार में मांग और आपूर्ति के प्रतिस्पर्धी बलों द्वारा ब्याज की संतुलन दर निर्धारित की जाती है। यानी कि पूंजी बाजार जो होगा, कारक बाजार का एक हिस्सा पूंजी बाजार होगा और पूंजी बाजार में पूंजी की जो कीमत है यानी कि ब्याज की दर है वो दो चीज़ों के द्वारा निर्धारित की जाएगी, पूंजी की मांग और पूंजी की आपूर्ति के द्वारा। और ब्याज दर क्या होगी? पर्याप्त लचीली होगी, यानी कि वह स्वतंत्र रूप से ऊपर भी जा सकती है और बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है और मांग और आपूर्ति के बलों के द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि अगर मांग और आपूर्ति में बदलाव होगा तो ब्याज की दरें घट या बढ़ सकती हैं, जैसे कि वस्तुओं की कीमतें घटती या बढ़ती हैं। सिद्धांत का दूसरी मान्यता है, सिद्धांत संसाधनों के पूर्ण रोजगार को मानता है। यानी कि साधन बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, सभी साधनों को रोजगार मिला हुआ है, कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है, ये मान्यता लेके चलता है। और इस मान्यता के क्या मतलब हो सकते हैं, निहितार्थ क्या है? ए पॉइंट में आप देख रहे हैं, बचत में खपत को त्यागने या उपभोग को स्थगित करने का बलिदान शामिल होता है और ब्याज इस संयम या प्रतीक्षा का प्रतिफल होता है। तो जब आप बचत करते हैं अपनी आय में से तो अपने उपभोग को त्यागते हैं, उपभोग को आप स्थगित कर देते हैं, आज बचा लिया और आगे भविष्य में खर्च करेंगे, तो आज आपने उपभोग को स्थगित कर दिया है। तो उसको करने से जो आपने कष्ट सहन किया है, जो आपको असुविधा हुई है, उसका बलिदान जो आपने दिया है, वह ब्याज इस प्रतीक्षा या संयम का प्रतिफल होता है। ये केवल तब होता है जब सभी संसाधन पूरी तरह से नियोजित होते हैं और लोगों को बचत करने या उपभोग से वंचित रहने या उपभोग को स्थगित करने हेतु प्रेरित करने के लिए ब्याज की उच्च दर का भुगतान किया जाता है। यानी कि जितनी भी पूंजी है वो सारी की सारी काम पे लगी हुई है, कोई भी पूंजी एक्स्ट्रा या बेरोजगार नहीं है। अगर बेरोजगार होगी तो उस पूंजी को उपयोग कर लिया जाएगा, बचत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए पूर्ण तरह से पूंजी काम में लगी हुई है। तो इस तरह में
अगर पूंजी की आवश्यकता है तो किसी न किसी को बचत करनी पड़ेगी, और बचत करनी पड़ेगी तो उसको उपभोग में कटौती करनी पड़ेगी, और इस उपभोग कटौती की वजह से उसको कष्ट सहन करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको ब्याज देने की आवश्यकता पड़ती है। आय स्तर स्थिर माना जाता है, यह पूर्ण रोजगार स्तर पर बनी रहती है, जिससे कि आय और उत्पादन में परिवर्तन नहीं होता है और यह स्थिर हो जाती है। तो सभी साधन पूर्ण रोजगार में हैं, तो वहाँ पे आय जो है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर अधिकतम हो जाएगी, उसके बाद उसमें कोई वृद्धि संभव नहीं होगी। तीसरा जो है इसका अर्थ, पूर्ण रोजगार और दिए गए आय के स्तर की मान्यता ने इस धारणा को आगे बढ़ाया कि पूंजी की मांग और आपूर्ति की अनुसूचियाँ परस्पर स्वतंत्र हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। ये केवल तब होता है जब निवेश में बदलाव के परिणाम स्वरूप आय में बदलाव होता है, जिसके परिणाम में बचत में परिवर्तन होता है। तो ये माना जाता है कि पूर्ण रोजगार स्तर पर आय स्थिर है, इसके बाद आय में और वृद्धि नहीं हो सकती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो पूंजी की मांग वक्र है और पूंजी का आपूर्ति वक्र है, दोनों अलग अलग हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर निर्भर करेंगे तो क्या होगा कि जो एक दूसरे पर निर्भर करेंगे तो निवेश में परिवर्तन होगा, तो उसके फलस्वरूप आय बदलेगी, और आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत भी बदल जाएगी। तो अगर ये एक दूसरे से स्वतंत्र मानने हैं तो पूर्ण रोजगार स्तर पर आय को स्थिर मानना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मान्यता है, आर्थिक एजेंट तर्कसंगत रूप से कार्य करते हैं, अर्थात वे स्वहित से प्रेरित होते हैं और आर्थिक लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। यानी कि जो आर्थिक एजेंट है, चाहे से उसमें उपभोक्ता हो, चाहे से उसमें लेनदार हो, चाहे से ऋण लेने वाला हो, ऋण देने वाला हो, दोनों के दोनों जो हैं वो विवेकशील होते हैं, वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ मान्यता, मूल्य स्तर स्थिर मान लिया जाता है। यानी कि जो कीमत स्तर है वो पूरी अर्थव्यवस्था में स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। यदि मूल्य स्तर बदल जाता है तो आर्थिक एजेंटों को मुद्रा भ्रम नहीं होता है, अर्थात बचतकर्ता और निवेशकर्ता वास्तविक ब्याज दरों में बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, न कि मौद्रिक ब्याज दरों में बदलाव के लिए। तो ये मान लिया जाता है कि जो आर्थिक एजेंट है, चाहे उधार लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, तो निवेश और बचत यानी कि पूंजी की मांग है और पूंजी की आपूर्ति है, वो शुद्ध रूप से किस पे डिपेंड करती है, वास्तविक ब्याज की दर पर, ना कि मौद्रिक ब्याज की दर पर। मुद्रा जो है उसको नेक्स्ट जो है फिफ्थ में आप देख रहे हैं, मुद्रा तटस्थ मानी जाती है। ये केवल विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, न कि मूल्य भंडारण के रूप में। तो मुद्रा के किस कार्य को यहाँ पे ध्यान रखा गया है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में या ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत में, कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का काम करती है, भंडारण के इकाई के रूप में काम नहीं करती है। तो ये इसकी मान्यताएं हो गई। अब अपन देखते हैं मुद्रा की आपूर्ति, पूंजी की आपूर्ति और पूंजी की मांग क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूंजी की आपूर्ति से क्या मतलब है। तो पूंजी की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, बचतों पर। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी पूंजी की जो आपूर्ति होगी वो डिपेंड करेगी कि कितने लोगों ने बचत करके पैसा जुटाया है, एकत्रित किया है, जो मोटे तौर पर कई मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों पर निर्भर करती है। तो पूंजी निर्भर करेगी बचत पर, और बचत किस पर निर्भर करती है, कई तरह के साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पर, यानी कि मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और संस्थागत कारणों पर निर्भर करती है, जिन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार बांटा जा सकता है। पहला, बचत करने की इच्छा, यानी कि लोग जो हैं वो बचत करने के लिए इच्छा रखते हैं अथवा नहीं है, या वो इच्छा कितनी है। दूसरा है बचत करने की शक्ति, यानी कि कोई आदमी बचत तो करना चाहता है लेकिन उसके पास में इतनी आय ही है कि नहीं है। यानी कि बचत करने की शक्ति तभी होगी जब उसके पास पर्याप्त आय उसको मिलेगी। तीसरा है बचत करने की सुविधाएं, यानी कि बचत करने के लिए तरीके हैं कि नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में बचत करने की इच्छा भी है और वो बचत करना सक्षम भी है, उसकी आय भी खूब है, लेकिन वो उस पैसे को, बचाने के वाले पैसे को कहाँ लगाए, उसको घर में तो पड़ा रखेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं निवेश वो करना चाहता है। अगर निवेश के अवसर होंगे, यानी कि मान लीजिए बैंकों में आप रख सकते हैं अपने बचत के पैसे को, या फिर किसी कंपनी में निवेश कर दें, या किसी को उधार दे दें, तो ये बचत करने की सुविधाएँ होना ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप बचत जो है निर्भर करती है। बचत का अर्थ उपभोग में कटौती या वर्तमान उपभोग को स्थगित करना होता है।